नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 2 दिसंबर है और आज की क्लास में हम 2 दिसंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। और जैसा कि मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जब भी आप क्लास अटेंड करें, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूले, क्योंकि क्लास के दौरान जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं तो कोई भी अगर टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैं बताती हूँ जहां से रिलेटेड चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो उन पॉइंट्स को, उन फैक्ट्स को नोट डाउन करिए और ना ही सिर्फ नोट डाउन करिए बल्कि रिवीजन भी करते हुए चलिए। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और लास्ट ये कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको डिकोड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्लास है उसकी नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम से मिलती रहेगी और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए प्रसून जोशी जो कि एक फिल्म मेकर भी है और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस राज्य का? उत्तराखंड का, अरुणाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का या फिर मध्य प्रदेश का? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं प्रसून जोशी और इनकी जो है तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये वर्तमान में देखा जाए तो ये एक मैकलन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के ये सीईओ है। ठीक है, प्रसून जोशी, और इनको जो है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस समय देखा जाए फिल्म प्रमाणन बोर्ड के ये अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। और इनके बारे में देखा जाए तो ये एक प्रख्यात कवि, गीतकार, भारतीय विज्ञापन और मीडिया बिरादरी के एक सम्मानित व्यक्ति है, एक सदस्य हैं। इनको कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से देखा जाए जो सबसे जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में जो चौथा क्रम आता है यानी कि पद्मश्री, इन्हें उससे सम्मानित किया गया। साथ ही साथ देखा जाए कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञापन में उनका जो योगदान रहा है उसके लिए उत्तराखंड की सरकार के द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया वो प्रसून जोशी को बनाया गया और प्रसून जोशी वर्तमान में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि हिमाचल प्रदेश का किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कौन से अभिनेता अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसके बारे में मैंने कई बार आपसे पूछा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? देखिए कल ही हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। कल 1 दिसंबर था और कल के डेट में ही पूरे वर्ल्ड में एड्स बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स डे मनाया जाता है। आज देखिए 2 दिसंबर है यानी कि 2 दिसंबर, आज देखिए कंप्यूटर डे मनाया जाता है। ठीक है, हम कंप्यूटर डे सेलिब्रेट करते हैं 2 दिसंबर को। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं विश्व एड्स दिवस के बारे में। तो दुनिया भर में जो ये बीमारी है एड्स, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस डे को बनाने का? तो जो लोग हैं यानी कि जो लोग हैं दुनिया के, उनको क्या है इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना और साथ ही साथ इस बीमारी से निपटने के लिए ना सिर्फ जागरूक करना, बीमारी है तो उसका कोई समाधान, उससे निपटारा भी होना चाहिए। तो इस बीमारी से निपटने के लिए कोई सकारात्मक उपलब्धियां जैसे कि एड्स की रोकथाम, उसके उपचार के लिए अधिक से अधिक अवसरों का जश्न मनाना और इस बीमारी की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके लिए एक तरीके से शोक या फिर उनके प्रति संवेदनाओं के लिए ये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हर दिवस जब भी हम बात करते हैं किसी डे के बारे में, जब भी हम किसी डे की बात करते हैं उसको थीम भी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, डे प्लस थीम। तो अगर बात करें विश्व एड्स दिवस यानी कि वर्ल्ड एड्स डे की थीम की बात करें तो इस वर्ष जो थीम है वो क्या है? समानता, इक्वलाइज। ठीक है, समानता, जिससे कि समाज में फैली हुई जो असमानता है उसको दूर किया जा सके और जब समानता दूर, जो असमानता जब दूर हो जाएगी, सारे लोग इक्वल हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो एक होकर के इस बीमारी से लोग लड़ सके और इसीलिए जो है इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वो समानता रखी गई है। अगर हम बात करें पहला जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया था वर्ल्ड एड्स डे, वो 1988 को मनाया गया था। और अगर बात करें एड्स जो कि एक बीमारी जो किस वायरस से होती है? HIV वायरस के कारण ये बीमारी फैलती है। HIV का देखिए फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है एड्स और ये जो कि इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विस्तारा का विलय हो जाएगा। देखिए जो एयर इंडिया है जिसका स्वामित्व किसके पास है, टाटा, और टाटा में जो है एयर इंडिया में विलय विस्तारा का होने वाला है, और ये कौन से ईयर में होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 2024। ध्यान रखिएगा 2024 में एयर इंडिया में विस्तारा का विलय किया जाएगा। आइए इसी बारे में देख लेते हैं। तो जो 29 नवंबर को जो टाटा सन्स और जो सिंगापुर एयरलाइन है उसने जो है ये घोषणा किया है मिलकर के कि जो विस्तारा जो कि सिंगापुर एयरलाइन है उसका विलय कर दिया जाएगा किसमें दोस्तों, एयर इंडिया में। ठीक है, और ये जो विलय होगा दोस्तों 2024 में होगा। तो जो सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा को विनियामक अनुमोदन के अधीन क्या करेंगे, विलय करने में सहमत हुए। ठीक है, तो कब तक, मार्च 2024 तक टाटा टाटा स्वामित्व की एयर इंडिया है उसमें विस्तारा का विलय कर दिया जाएगा। और विलय होने के बाद देखा जाए जो टाटा सन्स के बाद जो इक्विटी रहेगी यानी कि जो शेयर रहेगा लगभग 75% शेयर जो है वो टाटा के पास रहेगा और 25% जो रहेगा वो विस्तारा के पास रहेगा। तो विलय के बाद देखा जाए जो टाटा सन्स के पास एआई विस्तारा, एआई एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की संयुक्त इकाई का 74.9% हिस्सा, और जो है यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस जो है उसके पास जो है शेष कितनी हिस्सेदारी रहेगी, यानी कि 25% जो है हिस्सेदारी वो लगभग यहाँ पे रहेगी। ठीक है, बात करें टाटा सन्स के बोर्ड के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो दोस्तों कौन है, ये ध्यान रखेगा। तो नटराजन चंद्रशेखर, ठीक है, जिनकी आप तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हैं, नटराजन चंद्रशेखर जो है वो टाटा सन्स बोर्ड के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में WHO द्वारा एमपॉक्स निम्न में से किस बीमारी का नया नाम घोषित किया गया है। तो देखिए अभी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सिफारिश की है कि एक बीमारी है जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाए, एमपॉक्स कर दिया जाए। और वो बीमारी देखिए कौन सी, कोरोना है, चिकन पॉक्स है, मंकी पॉक्स है या फिर टीबी है। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मंकी पॉक्स। जो है मंकी पॉक्स जो बीमारी है, ठीक है, इसका नाम बदलने की सिफारिश की गई WHO के द्वारा, और क्या करने की, क्या रखा जाए नया नाम, एमपॉक्स रखा जाए। आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO, उसने मंकी पॉक्स के पर्याय के रूप में एक नया नाम रखने की सिफारिश की है, क्या, एमपॉक्स। क्यों भाई, जिससे कि इस नाम से जुड़े, किस नाम से जुड़े, मंकी पॉक्स, ये जो मंकी पॉक्स नाम से जुड़े जो नस्लवादी और सामुदायिक लांछन है उससे बचा जा सके। लगातार ये बोला जाता है कि किसी न किसी जो दुनिया की कुछ नस्ल ऐसे जिनको एक तरीके से ये लगता है कि ये नाम उनकी एक तरीके से छवि खराब करता है, इसी से ये बचना, इस लांछन से बचना चाहता है। तो WHO बल्कि कहा भी कि दुनिया के कुछ देशों में बीमारी का जो मूल नाम है यानी कि जो मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स को नस्लवादी और कलंकित करने वाला माना जाता है। इसीलिए इसी सबको ध्यान में रखते हुए WHO ने यह निर्णय लिया कि जो मंकी पॉक्स उसका नाम बदल करके एमपॉक्स कर दिया जाए। यहाँ पे अगर हम मंकी पॉक्स बीमारी की बात करें तो जुलाई 2022 में, ठीक है, 23 जुलाई 2022 में WHO ने इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। और अगर हम बात करें इस बीमारी के बारे में, ठीक है, तो इस बीमारी में देखा जाए ह्यूमन मंकी पॉक्स का इसका नाम 1970 में दिया गया था। ठीक है, जो ह्यूमन मंकी पॉक्स को इसका नाम जो दिया गया था। यहाँ पे जो 1958 में कैप्टिव बंदरों में बीमारी के कारण बनने का वायरस के बाद, ठीक है, ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे 1958 में इसका नाम जो मंकी पॉक्स पड़ा, तो 1958 की बात है, कुछ वायरसों की पहचान की गई थी डेनमार्क में देखिए कुछ बंदर रखे गए थे, उन बंदरों पे रिसर्च हो रहा था और रिसर्च के दौरान जो है उन बंदरों में एक वायरस पाया गया, जिस कारण से इस वायरस को मंकी पॉक्स कहा गया, क्योंकि मतलब ये बंदरों में पाए गए थे ये वायरस, इस कारण से। ठीक है, मंकी पॉक्स देखिए क्या है, ये एक वायरल जोनेटिक बीमारी है। जोनेटिक बीमारी वो होती है जो एनिमल से जो है ह्यूमंस में यानी कि जो जानवरों से मानव में जो बीमारी फैलती है उसी को जोनेटिक बीमारी कहते हैं। और ये मंकी पॉक्स जो है जानवरों से मानव में फैली है और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में पाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे जो पहला मनुष्यों में जो पहली इस बीमारी की खोज की गई थी 1970 में की गई थी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। इसकी पहली बार मनुष्यों में इस बीमारी की खोज की गई थी। और अगर देखा जब भारत में जो पहला मामला आया था मंकी पॉक्स का वो जुलाई 2022 में आया था। कौन से राज्य में? केरल के कोवलम जिले में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपसे पूछा जा सकता है कि केरल मतलब भारत में किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया था? तो वो आया था दोस्तों जुलाई में आया था
केरल के कोवलम जिले में आया था। ठीक है, चूंकि हम बात कर रहे हैं WHO की, संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी, जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो 194 इसके मेंबर्स हैं, और इसके जो वर्तमान महानिदेशक है वो टेड्रोस एडनॉस घेब्रेयेसस हैं, जो कि कहां के, किस कंट्री से? इथोपिया से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इथोपिया के हैं ये टेड्रोस एडनॉस घेब्रेयेसस, जो कि WHO के महानिदेशक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश की पहली महिला आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना सिर्फ करंट बल्कि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है। तो पहली महिला आयुक्त के रूप में जिसे नियुक्त किया गया लक्ष्मी सिंह है, दीपा राय है, अनुराधा सिंह है, या फिर अंकिता वर्मा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली महिला आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आप स्क्रीन पे इनकी तस्वीर को देख सकते हैं, और ये IPS अधिकारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने IPS अधिकारी लक्ष्मी सिंह को जो नए नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखा जाए लक्ष्मी सिंह जो है यूपी में पुलिस आयुक्तालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। ठीक है, इनकी बात की जाए तो ये 2000 बैच की अधिकारी हैं, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो गौतम बुद्ध नगर में इन्होंने आलोक सिंह का स्थान लिया है। ठीक है, तो आलोक सिंह के स्थान पे लक्ष्मी सिंह की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, और यूपी में पुलिस आयुक्तालय की प्रमुख बनने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड किस संग्रहालय ने जीता है? ठीक है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है। आइए इसके बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पे आप। जो है संग्रहालय छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को आप देख सकते हैं, जो कि मुंबई में है। और ये देखा जाए मुंबई में ये 100 साल पुराना है ये संग्रहालय, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। और इसके जीर्णोद्धार ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए वर्ष 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसने जीता है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने जीता है। कहां पे है? ये मुंबई में है। इस संग्रहालय की बात किया जाए दोस्तों तो यह संग्रहालय मुंबई की विश्व विरासत संपत्ति कौन सी दोस्तों? विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको असेंबल का हिस्सा है। ठीक है, देखिए ये जो विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको असेंबल ये विश्व विरासत संपत्ति है। ठीक है, और ये मुंबई में स्थित है, और इसी का ये हिस्सा है ये संग्रहालय छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय। ठीक है, इसकी बात किया जाए तो ये इसे जो है 1922 में स्थापित किया गया था। किस रूप में? तो ये पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसे पहले हम प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जानते थे। संग्रहालय को 1922 में इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसे छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम में जानते हैं। 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज 2022 चला है, 1922 में इसको स्थापित किया गया था। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको असेंबल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, और इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया था अपने किसी वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने PR23 नामक सदाबहार चावल की किस्म विकसित की है? ठीक है, तो किस देश ने किया है PR सदाबहार? ठीक है, PR23 सदाबहार चावल की किस्म है पेरेनियल राइस। इसको किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है चीन। चीन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो चीन के जो यूनान विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है, वहां के जो रिसर्च डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने क्या किया, अफ्रीका से एक जंगली सदाबहार किस्म लेकर के आए। ठीक है, सदाबहार किस्म के नियमित वार्षिक चावल जिसका नाम क्या है ओरिजा स्टीवा। ठीक है, ओरिजा स्टीवा के क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा PR23 नामक सदाबहार चावल की किस्म विकसित किया। ठीक है, तो यूनान जो यूनिवर्सिटी है चीन की, वहां के जो रिसर्चर्स के द्वारा इस सदाबहार चावल, ठीक है, पेरेनियल राइस
राइस को विकसित किया गया है। कहाँ के, तो ये एक अफ्रीका की जंगली सदाबहार किस्म की चावल है जिसका नाम क्या है, ओरिजा, ठीक है, ओरिजा स्टीवा, उसका क्रॉस ब्रीडिंग किया, उससे इसको ये नई किस्म को विकसित किया। अगर देखा जाए आम तौर पे अगर देखें तो उगाने वाले जो चावल के विपरीत जो कि हर मौसम में रोपा जाता है, जब भी चावल क्या हमें हर मौसम में हमें रोपण करना पड़ता है, लेकिन पीआर की खासियत क्या है कि एक बार रोपण के बाद ये 4 वर्षों में लगातार 8 फसलें दे सकती है। ये इसकी पेरेनियल राइस की जो 23 किस्म है, ये क्या है, इसकी एक खासियत है, ठीक है। इसकी पैदावार की बात किया जाए तो 6.8 टन प्रति हेक्टेयर बताई गई है, जो नियमित सिंचित चावल के बराबर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो PR23 जो कि एक सदाबहार चावल की किस्म है, इसको चीन के यूनान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है ओरिजा स्टीवा के क्रॉस ब्रीड द्वारा, जो कि कहाँ की, ये एक जंगली सदाबहार किस्म है, कहाँ की, अफ्रीका की, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री का 17वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये 17वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है किस पर, सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर। तो इसका जो है इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा ये देख लेते हैं हम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उसी के तहत ये इसका जो है ये सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय सीमेंट निर्माण सामग्री परिषद सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 17वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो किसके द्वारा जो 17वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है, किस पर, सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर, किसके द्वारा, राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद के द्वारा, जो कि किसके तहत आता है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये आता है। इस सम्मेलन यह चूंकि द्विवार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन 6 से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। कहां पे, नई दिल्ली में किया जाएगा। इस सम्मेलन के विषय के बारे में बात करें तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ना, यानी कि जो हमारे सीमेंट उद्योग है यहाँ पे भी इस तरीके से चीजों को कार्य करना कि वहां पे भी कार्बन का उत्सर्जन शून्य किया जा सके। तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ना, ये इस वर्ष की थीम रहेगी। सम्मेलन का जो उद्घाटन दोस्तों किया गया है वो भारत सरकार के जो वाणिज्य एवं उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के जो सचिव हैं, जिनका नाम है अनुराग जैन जी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सीमेंट पर, यहाँ पे सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 17वां अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ काफी हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, कई बार चर्चा हुआ है और अभी हाल फिलहाल में फिर से ये चर्चा में रहा है। तो ये किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंडोनेशिया में या फिर मालदीव में। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अगर ईस्ट की तरफ आप देखेंगे तो आपको ग्रेट बैरियर रीफ दिखाई देगा। आइए देखते हैं सबसे पहले ये कि ये चर्चा में क्यों था। तो जो संयुक्त राष्ट्र का एक पैनल है उसने ऑस्ट्रेलिया के लुप्त प्राय ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल जो खतरे में है के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की। देखिए कुछ समय पहले भी ये चर्चा हुई थी कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, देखो इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था किस वर्ष, ध्यान रखिएगा 1981 में, ठीक है। 1981 में ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और ये स्थल जो कि अब जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार खतरे में बना हुआ है, इसलिए इस स्थल को विश्व विरासत स्थल जो खतरे में है की सूची में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की गई है संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें इस ग्रेट बैरियर रीफ की, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है और ये लगातार लुप्त प्राय हो रहा है। कारण क्या है इसका, तो इसका जलवायु परिवर्तन और जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिस कारण से जो हमारी जलवायु लगातार, जो हमारा पर्यावरण जो लगातार गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र के जल है वो लगातार गर्म होते जा रहे हैं, जिस कारण से इस प्रवाल भित्ति को काफी नुकसान पहुंचा है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए ये ग्रेट बैरियर रीफ देखा जाए तो ये सब जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में से सबसे, जो पृथ्वी में सबसे महत्वपूर्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है
उनमें ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखा जाए इसमें लगभग 1,33,000 वर्ग मील में ये पूरा फैला हुआ है और यहाँ मछलियों की लगभग 1500 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। कठोर प्रवाल की देखा जाए 14 यहाँ पे 400 से अधिक उनके घर हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ये पारिस्थितिकी रूप से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समुद्र का जो जल है वो लगातार गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये लुप्त प्राय हो रहा है, यानी कि इसके अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है, जिस वजह से संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने ये सिफारिश किया कि भैया पहले इसे विश्व विरासत स्थल के खतरे की सूची में इसको शामिल किया जाए, जिसका इसका संरक्षण किया जा सके। अगर देखा जाए अभी हाल फिलहाल में ग्रेट बैरियर रीफ पहले अभी 2-3 दिन में चर्चा में था। कारण क्या था कि एक वाशिंगटन का जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन में है ये, यूएसए के। यहाँ के शोधकर्ताओं ने जो ऑस्ट्रेलिया का जो ये तट से जो ग्रेट बैरियर रीफ है और कोरल सागर है, वहां की जो सतह है उससे लगभग नीचे 2500 फीट, अगर हम मीटर में देखें तो 760 मीटर के गहरे पानी में ब्लैक कोरल, ठीक है, कि 5 नई प्रजातियों की खोज की गई। तो पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लैक कोरल की 5 नई प्रजातियों की खोज कहाँ किया गया, तो ग्रेट बैरियर रीफ में। आप ग्रेट बैरियर रीफ देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, पैसिफिक ओशन एक तरफ दिख रहा है और इंडियन ओशन के बीच में ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ग्रेट बैरियर रीफ। मूंग की दीवार इसको कहते हैं, मूंगे की दीवार, ठीक है, कोरल सी यहाँ पे है और यही ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, प्रवाल भित्ति। अगर हम बात करते हैं ब्लैक कोरल, जिसे हम काला मूंगा भी कहते हैं, ये कोरल का एक समूह है जो कि किस वर्ग से संबंधित है, तो एंटीपैथेरिया वर्ग से ये संबंधित है, ठीक है। तो ये हाल फिलहाल में चर्चा में भी था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं आज के लास्ट एमसीक्यू पे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आज डे से रिलेटेड हम दूसरा ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एड्स डे को हम लोगों ने बात किया, लेकिन ये डे भी काफी इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 30 नवंबर या फिर 29 नवंबर। करेक्ट आंसर इज 30 नवंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हम लोगों ने बात किया एड्स से, 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे और 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेगा। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है 30 नवंबर को, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वेलफेयर, ठीक है, यानी कि रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद में इस दिन को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, वर्ष 2005 से इस दिन को मनाया जा रहा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो दिन था, अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, इस दौरान जो है इस युद्ध में, इस वॉर में बहुत ज्यादा केमिकल जो है वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया था बहुत बड़े पैमाने पे, जिसकी वजह से कई लाखों, मतलब एक तरीके से 1 लाख से अधिक लोग जो है वो मर गए थे, मृत्यु उनकी हो गई थी। और इस केमिकल वेपन्स के कारण कई लोग जो है प्रभावित हुए थे, उनके हेल्थ में बहुत हताहत हुए थे। और उन्हीं के लिए एक तरीके से उन्हीं का स्मरण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र 2005 से हर साल 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर मना रहा है, ठीक है, रासायनिक युद्ध के शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन मना रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा 10 एमसीक्यू। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की, और आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश पीसेस एसोसिएशन के नई अध्यक्ष बने हैं कौन दोस्तों, पुष्पा सिंह, ठीक है। तो पुष्पा सिंह उत्तर प्रदेश पीसेस एसोसिएशन की नई अध्यक्ष बनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं देखा जाए संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य के रूप में शपथ लिया किसने, प्रीति सुदन ने, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों ही महिला देख रहे हैं और देख रहे किस तरीके से महिला सशक्तिकरण का एक तरीके से एग्जाम्पल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े जो पद हैं वहां पे महिलाएं जो है बैठ रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बात करें दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन, जिसको कहते हैं इनोवेक नाम रखा गया है, ये पहला नेजल कोविड वैक्सीन है, इसको विकसित किया गया भारत बायोटेक के द्वारा, इसको विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन है, नाम क्या है, इनकोवैक। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने, ऋतुराज गायकवाड़ ने, जो कि महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के ये कप्तान है, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ ने। अंतिम आज का फैक्ट्स ऑफ द डे है कि नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, राखी कपूर, ठीक है, राखी कपूर। तो
इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। कुछ हम लोगों ने आज बहुत सारे फैक्ट्स हम लोगों ने देखे, ठीक है। और बाकी जैसा कि नवंबर का भी करंट अफेयर्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है जो है, तो उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसे भी देखते रहिए। बाकी देखा जाए जो डेली करंट अफेयर्स का और जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाइए पीडीएफ को डाउनलोड करिए, रिवीजन करें। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूले, और हाँ, लोगों को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।